काम अधूरा नहीं पूरा कीजिए। सब्सक्राइब के साथ साथ घंटी जरूर बजाइए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल दी कॉपी पेन में। तो हमारा जो एजुकेशन का सेकेंड पेपर था थर्ड सेमेस्टर, शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार, ठीक, इसका जो पहला लेसन है मापन एवं मूल्यांकन, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ठीक, तो दोस्तों जैसा कि इस लेसन का नाम है मापन एवं मूल्यांकन, इस टॉपिक पे आने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक, बाकी हम टॉपिक पे दोबारा लौटते हैं। तो मापन एवं मूल्यांकन, ठीक, तो ये जो मापन लिखा हुआ है और मूल्यांकन लिखा हुआ है, यहाँ पे ये दो शब्द हैं। ठीक, सबसे पहले हम मापन के बारे में जान लेते हैं, उसके पश्चात मूल्यांकन के बारे में जान लेते हैं और फिर शिक्षा से इनको रिलेट कर देंगे। तो इस टॉपिक में जो काफ़ी सी चीज़ें हैं यहाँ पे कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो मापन क्या है? तो मापन शब्द तो आपने पहली बार नहीं सुना होगा, ये शब्द आपने अपने दैनिक जीवन में काफ़ी बार सुना होगा, क्योंकि आप दैनिक जीवन में ऐसी अनेक चीज़ों का उपयोग करते हैं जहाँ पर मापन का औपचारिक रूप से उपयोग होता है। जैसे कि आप मार्केट जाते हैं तो वहाँ पे आप सब्जी लेते हैं या फिर सब्जी लेते हैं तो क्या आप क्या कहते हैं कि उसे भाई 1 किलो दे दो, भाई 2 किलो दे दो। तो जो किलो है तो आप सब्जी को किलो में ले रहे हैं, यानी उसका एक औपचारिक मापन है। ठीक, उसका एक परिणाम है, सॉरी परिमाण है। ठीक, और वो क्या है, संख्याओं में व्यक्त हो रहा है। ठीक, तो ये हो गया मापन। अगर ये जो मापन है, अगर इसके इतिहास की बात करें, इतिहास क्या, आप नॉर्मल से ये जान लीजिए कि ये कोई नया शब्द नहीं है, ये बल्कि प्राचीन काल से दैनिक जीवन में विभिन्न क्षेत्रों में प्रयोग हो रहा है और आप भी अपने दैनिक जीवन में इससे संबंधित अनेक कार्य औपचारिक ढंग से करते हैं। ठीक, जैसे अब अगर आप कहाँ डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो वो क्या करता है, थर्मामीटर से आपके शरीर का तापमान लेता है। ठीक, तो मापता है, तो क्या उसमें भी मापन का उपयोग होता है। ठीक, तो मैक्सिमम हर जगह मापन का उपयोग है। और इसके संबंध में एक हमारे जो E.L. थॉर्नडाइक महोदय हैं, E.L. थॉर्नडाइक महोदय ने कहा था कि जो कुछ भी अस्तित्व में है उसका अस्तित्व कुछ परिणाम में होता है। ठीक, तो यह E.L. थॉर्नडाइक ने कहा था। बात अगर मापन की करें तो मापन एक ऐसी प्रक्रिया है, ठीक, मापन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई वस्तु हो जाएगी, ठीक, या कोई वस्तु हो जाएगी या कोई प्राणी को निश्चित मापदंडों के आधार पर परखा, मापा, नीचे देख लेते हैं, परखा मापा जाता है। ठीक, और क्या है, और उसे मानक शब्दों, चिन्हों या आप कुछ निश्चित इकाई अंकों के द्वारा इसको प्रकट कर सकते हैं। निश्चित इकाई अंकों के द्वारा इसको प्रकट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मापन, तो मापन मतलब ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी वस्तु को क्या निश्चित मापदंडों के आधार पर परखा या मापा या देखा जाता है और फिर क्या करते हैं कि उसे मानक चिन्हों, शब्दों या इकाई या कोई निश्चित इकाई अंक होते हैं, ठीक, उनमें प्रकट करते हैं। तो ये हो गई हमारी मापन की परिभाषा। आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आई होगी। तो मापन तो आप लोगों ने देख लिया, एक नॉर्मल सी परिभाषा है। अगर यही मापन शिक्षा के क्षेत्र में आ जाता है, यानी कि शैक्षिक मापन, तो शैक्षिक मापन क्या होता है? तो शैक्षिक मापन यानी दो शब्दों से मिलकर बना है, शैक्षिक प्लस मापन, यानी मापन क्रिया में विभिन्न पक्षों के संबंध में साक्ष्यों का संकलन किया जाता है। मापन किसी वस्तु या उपलब्धि का संख्यात्मक मान होता है। ये आप ध्यान रखिए कि ये क्या होता है, संख्यात्मक मान होता है। और अगर मापन शिक्षा के क्षेत्र में हो रहा है तो भाई शैक्षिक मापन हुआ। जैसे आप लोग क्लास में रहते हैं, ठीक, नंबर आते हैं, एग्ज़ाम देते हैं तो नंबर आते हैं कि आपके मैथ में 95 नंबर हैं, और तो इनमें मापन किस में हो रहा है, नंबर है ना, संख्यात्मक रूप से हो रहा है ना। तो यानी छात्र में जो क्षमताएं निहित होती हैं या उनकी कुछ उपलब्धियां होती हैं, उनको क्या मात्रात्मक अभिव्यक्ति, यानी अगर हम उनको मात्रात्मक अभिव्यक्ति के रूप में प्रकट करते हैं तो क्या है, वही शैक्षिक मापन है।
ठीक, और जिसे क्या है एक इकाई के रूप में पेश किया जा सकता है। जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल दिया कि मैथ में मेरे 95 अंक हैं, तो क्या ये है इकाई के रूप में हुआ ना, ठीक। तो ये आप समझ गए होंगे कि शैक्षिक मापन क्या होता है। तो यहाँ पे आप मापन के संबंध में कुछ लोगों ने बताया है, ठीक। तो कैंपबेल महोदय हैं, उन्होंने कहा है कि नियमों के अनुसार वस्तुओं या घटनाओं को अंकों या संख्याओं में व्यक्त करना मापन है। और ऐसे ही रास महोदय हैं, इन्होंने कहा है कि मापन एक परिणामीकरण की प्रक्रिया है। आगे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे मापन के अंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों मापन के कितने 3 अंग होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला क्या है कि वह वस्तु, प्राणी अथवा क्रिया जिसकी विशेषता का मापन होना है, ठीक। तो मापन के पहले अंग में भाई सिंपल है कि अगर हम किसी चीज़ का मापन करेंगे तो कोई वस्तु है तो उसकी किसी विशेषता का ही मापन करेंगे तो वही वस्तु हो जाएगी, ठीक। और उसको मापन करेंगे तो हमारे पास कुछ उपकरण होने चाहिए, कुछ विधियाँ होनी चाहिए। तो सेकंड में उपकरण और विधियाँ हो जाएंगी। थर्ड में क्या है कि उसे कोई मापेगा ना, तो थर्ड में क्या, मापन करता, ठीक। तो फर्स्ट में वो वस्तु हो जाएगी, सेकंड में क्या हो जाएगी भाई, उसको मापने के लिए उपकरण और विधियाँ हो जाएंगी, और थर्ड में क्या, कोई मापेगा तो भाई मापन करता हो जाएगा। तो ये 3 अंग हैं मापन के। अगर मापन के प्रकार की बात करें तो मापन के प्रकार भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला है यहाँ पे हमारा निरपेक्ष मापन हो गया, सामान्यीकृत मापन हो गया, और इप्सेटिव मापन हो गया, ठीक। अब हम इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो निरपेक्ष मापन क्या होता है भाई, इसमें यह वह मापन है जिसका पैमाना शून्य से शुरू होता है और इसमें परम शून्य की स्थिति संभव होती है, और अगर शून्य से अधिक होने पर पॉजिटिव और कम होने पर निगेटिव मापन होता है, ठीक। जैसे तापमान का मापन करते हैं तो ये निरपेक्ष में हो गया। सामान्यीकृत क्या होता है, नॉर्मेटिव मेजरमेंट, ठीक। तो सामान्यीकृत में आप जानिए कि इसमें भाई इसमें मतलब वो मापन हम लोग करते हैं कि जो उनके प्राप्तांक होते हैं, यानी जो परिणाम मिलता है वो एक दूसरों को प्रभावित नहीं करते हैं। जैसे कि मैथ मेरे 95 हैं, किसी के 96 है, तो कोई दूसरे से प्रभावित नहीं कर रहा, ठीक। और स्वतंत्र रूप से प्राप्त होते हैं, और इसमें भाई परम शून्य की स्थिति संभावित नहीं होती। ये हो गया। तो और इप्सेप्टिव क्या है कि भाई इसमें क्या होता है कि इसमें छात्र या व्यक्ति को एक बाध्य चयन करना होता है, और इस विधि द्वारा मापन करने को वो क्या बोलते हैं, कैटल ने इप्सेटिव मापन कहा। यानी इस विधि के द्वारा जो भी मापन करते हैं उसको कैटल महोदय ने इप्सेटिव मापन कहा। इसमें क्या होता है कि भाई छात्रों के सामने कुछ प्रश्न या कथन या समस्याएं उपस्थित कर दी जाती हैं और उन्हें वरीयता क्रम दिया जाता है कि भाई आप किसको प्रेफर करते हैं, कि तो उसको आप 1 2 3 4 के माध्यम से उसको मतलब वरीयता दे दीजिए कि आप किस चीज़ को कितनी वरीयता देना चाहते हैं। तो ये 3 मापन के प्रकार हो गए। अगर हम बात करें कि शिक्षा में मापन के कौन कौन से आवश्यक पद हैं, ठीक। शिक्षा में मापन के आवश्यक पद, ठीक। तो शिक्षा में मापन के आवश्यक पद कौन है, तो शिक्षा में पहले अगर बात करें तो इसमें क्या है कि शील गुण निर्धारण एवं उसे परिभाषित करना। दूसरे बात करें तो भाई हमें अब गुणों का निर्धारण हो गया। अब क्या है उपयुक्त, सेकंड में क्या हम वो लिख देंगे कि भाई उपयुक्त मापन उपकरण होना चाहिए और विधियों का एक अच्छा सा चयन करें, और जो मापन उपकरण या विधि का प्रशासन एवं फलांकन, ये तीसरा पॉइंट हो जाएगा। और जो हमारे पास परिणाम आएंगे हम उनकी व्याख्या करेंगे। तो यहाँ से हम 4 प्रकार से एक तरीके से देखा जाए तो ये शिक्षा में मापन के आवश्यक पद हो जाएंगे, ठीक। ये हो गया। अब हम देखते हैं इसके बाद आता है शैक्षिक मापन के स्तर। क्या, शैक्षिक मापन के स्तर। तो शैक्षिक मापन के स्तर कितने हैं, 4 स्तर, ठीक। शैक्षिक मापन के 4 स्तर होते हैं। पहला होता है शाब्दिक या नामित स्तर हो गया। बात करें शाब्दिक या नामित स्तर की, तो ये क्या होता है कि इस स्तर में मापित वस्तुओं या घटनाओं को उनके किन्हीं गुणों के आधार पर अलग अलग समूह में रख दिया जाता है, ठीक। और प्रत्येक समूह को उनकी पहचान के लिए कोई एक नाम या चिन्ह दे दिया जाता है, ठीक। तो ये शाब्दिक और नामित में आते हैं। जैसे क्या होता है कि जैसे हमारी क्रिकेट टीम होती है, तो भाई विभिन्न देशों की क्रिकेट टीम होती है। हम क्या करते हैं कि अलग अलग क्रिकेट टीमों में
सभी को डिवाइड कर देते हैं कि अलग अलग देशों की अलग अलग क्रिकेट टीम है, और उनको एक यूनिफॉर्म के आधार पर विभक्त कर देते हैं, यानी उनको चिन्ह दे देते हैं। ठीक, ये हो गया। अब सेकंड होता है क्रमिक स्तर। तो क्रमित स्तर क्या होता है कि भाई इस मापन में घटनाओं, वस्तुओं या विशेषताओं को किसी गुण या समानता के आधार पर बढ़ते हुए क्रम या घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करके उन्हें श्रेणी प्रदान करते हैं। ठीक, जैसे क्लास में एग्ज़ाम होता है और विभिन्न विद्यार्थियों के विभिन्न नंबर होते हैं, तो हम उनको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में डिवाइड नहीं करते, भाई तुम फर्स्ट आए, तुम सेकंड आए, तुम थर्ड आए। तो हमने क्या किया कि बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित कर दिया, तो ये क्रमित स्तर हो गया। ठीक, आगे हम थर्ड की बात करें तो अंतराल स्तर। अंतराल स्तर, तो दोस्तों अंतराल स्तर का मतलब आप जैसे जब ग्राफ वाले क्वेश्चन लगाते होंगे तो उसमें क्या लिखा रहता है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। तो देखिए इनमें जो अंतराल है वो सेम है, तो कुछ ऐसा इसमें होता है कि, लेकिन ये जो मापनी है वो शुद्ध, विकसित तथा विस्तृत सूचनाएं प्रदान करती है, और यह मापनी विभिन्न इकाइयों के मध्य अंतर को स्पष्ट करती है। ठीक, ये, और अगर इस स्तर के मापन के गुण की मात्रा को इस प्रकार से व्यक्त किया जाता है कि किन्हीं दो लगातार बिंदुओं में अंतर समान होता है। ये हो गया। और भी इसके बारे में बात करें तो क्या है कि भाई अभिवृत्ति, अभिक्षमता, सृजनात्मकता को इसी स्तर के द्वारा मापा जाता है, तो ये अंतराल स्तर हो गया। ठीक, आगे जो एक यहाँ पे देख लीजिए, जो हमारा चौथा है वो है अनुपात। अनुपात स्तर। ठीक, तो अनुपात स्तर क्या होता है, राइटिंग थोड़ी गड़बड़ है तो आप समझिए, राइटिंग पे ध्यान मत दीजिए। ठीक, तो अनुपात क्या होता है, अनुपात के बारे में तो आप सब परिचित होंगे। तो यह जो होता है मापन का सर्वोच्च स्तर है। ठीक, और वास्तविक शून्य का होना इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। इसके द्वारा मापन अत्यधिक यथार्थ तथा शुद्ध होता है। मापन की यह वास्तविक, विश्वसनीय तथा वैज्ञानिक मापनी है। इसका प्रयोग भौतिक विज्ञान के मापन में किया जाता है। ठीक, जैसे कि यदि कोई दो छात्र हैं राम और श्याम, तो उनकी जो अनुपात या फिर उनके मार्क्स मान लीजिए वो एक के 30 आते हैं, एक के 60 आते हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो गुण राम में है उससे 2 गुनी मात्रा में गुण या अंक श्याम में है। ठीक, अगर ऊपर राम और श्याम दो छात्रों को लिया गया तो उनका अनुपात कितना हो गया, 1:2 हो जाएगा। ठीक, 1:2। आगे दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कि मापन के महत्व क्या है, विशेषताएं क्या है और उद्देश्य क्या है। ठीक, तो मापन के महत्व की बात करें तो व्यक्ति के व्यक्तित्व का संगम एवं सर्वोन्मुखी विकास मापन का महत्व है। ठीक, और साधनों के निर्माण में इसका महत्व है, और निश्चित इकाइयों में वस्तुओं के गुणों का पता लगाना भी इसका महत्व है। ठीक, ये महत्व हो गया। विशेषताएं देख लेते हैं तो भाई ये क्या है कि जो मापन होता है वो मूल्यांकन में सहायक होता है। ठीक, ये इसकी पहली विशेषता है। और इसमें क्या है कि जो मापन हेतु हमारे पास या मापन हेतु उपयुक्त माध्यमों का प्रयोग किया जाता है। कई माध्यम होते हैं मापन के लिए, और मापन जो होता है मूल्यांकन की अपेक्षा कम खर्चीला होता है और आंकिक स्वरूप पाया जाता है। मतलब कि इसमें अंकों के द्वारा, यानी कोई एक परिणाम होता है, परिमाण होता है। ठीक, तो ये मापन की विशेषता हो गई। उद्देश्य क्या है कि भाई इसका उद्देश्य होता है कि छात्रों को अर्जित ज्ञान का स्तर बताना और छात्रों के सर्वांगीण विकास में सहायता करना। ठीक, और विकास में बाधक तत्वों की पहचान करना और छात्रों को वैयक्तिक आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा सुविधाएं प्रदान करना। ठीक, ये महत्व, विशेषताएं और उद्देश्य हो गए हैं। ऐसे ही अगर हम मापन के क्षेत्र की बात करें तो भाई दो, एक सामान्य क्षेत्र हो गया, ठीक, और एक विशिष्ट क्षेत्र हो गया। ठीक, तो ये दो क्षेत्र मापन में हम लोग प्रायः देखते हैं कि सामान्य और विशिष्ट। तो सामान्य में जैसे संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष, और विशिष्ट में शैक्षिक उपलब्धि, विशिष्ट अधिक्षमता का मापन, व्यक्तिगत व सामाजिक सामंजस्य, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। और ये सब हो गया है मापन की। अब मापन की बात तो हो गई है, अब बात करते हैं मूल्यांकन की। तो मूल्यांकन मतलब मूल्यों का अंकन। ठीक, तो मापन द्वारा मतलब केवल किसी प्राणी, वस्तु या क्रिया की विशेषता को मानक चिन्हों, शब्दों के द्वारा और इकाइयों में प्रकट करते हैं। ठीक, लेकिन मूल्यांकन में मापन के इन परिणामों की व्याख्या की जाती है। क्या की जाती है, मापन की व्याख्या की जाती है। और यह व्याख्या कुछ जैसे सामाजिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक मापदंडों के आधार पर की जाती है, और इस व्याख्या द्वारा वस्तु, प्राणी अथवा क्रिया की यथा विशेषताओं की सापेक्षिक स्थिति स्पष्ट हो जाती है। और मूल्यांकन द्वारा
परिमाणात्मक या गुणात्मक दोनों प्रकार की सूचनाएं प्राप्त हो जाती हैं, जिनके आधार पर बालक की योग्यता एवं उपलब्धियों का आकलन किया जाता है। कोठारी आयोग ने मूल्यांकन के संबंध में कहा है कि मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है, यह संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग है और यह शिक्षण लक्ष्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। ठीक, तो ये कोठारी आयोग ने मूल्यांकन की परिभाषा दी थी। ठीक, अगर हम मूल्यांकन की विशेषताओं के बारे में बात करें तो पहली विशेषता क्या है कि मूल्यांकन क्या है, एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है। ठीक, अतः अनियंत्रित अवलोकन का इसमें कोई स्थान नहीं। और मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया का भी अभिन्न अंग है और शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा का निर्धारण करने वाली प्रक्रिया है और मूल्यांकन का सीधा संबंध शिक्षा के उद्देश्यों से होता है। आगे हम लोग देखते हैं कि मूल्यांकन की नवीन धारणा या शैक्षिक मूल्यांकन की प्रक्रिया। ठीक, तो शैक्षिक मूल्यांकन क्या है, एक भाई जटिल प्रक्रिया है और इसके 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। कौन कौन से? नंबर 1 शिक्षण उद्देश्य। ठीक, शिक्षण उद्देश्य हो गया। सेकंड हो गया अधिगम अनुभव। क्या दोस्तों? अधिगम अनुभव। ठीक, और अगर थर्ड पॉइंट की बात करें तो मूल्यांकन के उपकरण। मूल्यांकन के उपकरण। ठीक, तो मूल्यांकन के उपकरण। अब शिक्षण उद्देश्य क्या है, तो बालक एवं समाज के हित को देखते हुए हम शिक्षा के द्वारा बालक के व्यवहार में जिन परिवर्तनों को करना चाहते हैं वे शिक्षण उद्देश्य हैं। और अधिगम अनुभव की बात करें तो शिक्षण विद्यालय में एक ऐसा वातावरण प्रस्तुत करता है जो बालक के सीखने के अनुभव उत्पन्न करने में सहायक होता है और ये अनुभव बालक के ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक पक्ष से संबंधित होते हैं। और व्यवहार परिवर्तन क्या है भाई, ये शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति का संकेत देते हैं। ठीक, और मूल्यांकन के उपकरण ये हो गया, या इसको हम लोग व्यवहार परिवर्तन भी कहते हैं। अब जॉन ड्यूवी हैं एक हमारे महोदय, आपने नाम सुना होगा फर्स्ट सेमेस्टर में, ड्यूवी। ठीक, इन्होंने क्या बोला था, जॉन ड्यूवी ने बोला था कि जो शैक्षिक मूल्यांकन एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। क्या है? त्रिमुखी शैक्षिक मूल्यांकन क्या है? त्रिमुखी प्रक्रिया है। ठीक, इसमें क्या होता है कि शिक्षण उद्देश्य होते हैं, अधिगम अनुभव होता है, मूल्यांकन, यानी ये 3 चीज़ें होती हैं, इसलिए इन्होंने इसको त्रिमुखी प्रक्रिया मान लिया था। बल्कि एक डॉक्टर पटेल थे, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि भाई जो हमारी ये शिक्षण प्रक्रिया है इसके 4 भाग होते हैं। ठीक, तो एक सिलेबस हो गया, हमारा पाठ्यक्रम हो गया और शैक्षिक उद्देश्य हो गए और मूल्यांकन पद्धतियाँ हो गई और अधिगम क्रियाएं हो गई। तो 4 चीज़ें हो गई, यानी पाठ्यक्रम शैक्षिक उद्देश्य, मूल्यांकन पद्धतियाँ, अधिगम क्रियाएं। ठीक, तो ये चीज़ें डॉक्टर पटेल ने बोली थी। आगे हम लोग अगर मूल्यांकन की आवश्यकता महत्व के बारे में बात करें तो इसकी क्या आवश्यकता एवं महत्व। ठीक, आवश्यकता महत्व के बारे में कब बात करें तो मूल्यांकन क्या है, मूल्यांकन के द्वारा भाई निर्देशन और परामर्श में ये मूल्यांकन बहुत सहायक होता है और शिक्षण में उन्नति करता है और विद्यालयों में सुधार करता है और परीक्षा प्रणाली में भी सुधार कर सकता है। और इसी तरह हम अगर उद्देश्य की बात करें तो यहाँ पे ये उद्देश्य लिखा हुआ है। ठीक, उद्देश्य की बात करें तो भाई इसके कुछ उद्देश्य या कार्य हैं। ठीक, शिक्षा में मूल्यांकन के उद्देश्य एवं कार्य कि चयन एवं वर्गीकरण में सहायक। ठीक, और अन्वेषण एवं शोध कार्य, ये भी एक कार्य है मूल्यांकन का। परामर्श निर्देशन में तो भाई इसका बहुत बढ़िया उद्देश्य है और तुलना करने में भी काफ़ी बढ़िया है। ठीक, तो कुछ ऐसे ही उद्देश्य हैं मूल्यांकन के। तो एक थे हमारे क्रॉनबेक। ठीक, क्रॉनबेक ने कहा था कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण 2 या अधिक व्यक्तियों के व्यवहार की तुलना करने की व्यवस्थित विधि है, क्रॉनबेक ने कहा था। ठीक, ऐसे ही और इसमें क्या है मूल्यांकन में, तो जितनी भी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं ये यहाँ पे कंप्लीट हो गई हैं। ठीक, अगर इसके अतिरिक्त आपको कुछ मिलता है मूल्यांकन या मापन में पढ़ने को तो आप ज़रूर कहीं से भी पढ़ सकते हैं। बाकी आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और वीडियो पे अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।